Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 13th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAP 4 Business Law और उसमें हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ और हम पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल। ठीक है। पेज नंबर है 134 ऑफ स्टडी टेक्स्ट और आप ये ऑफ पीडीएफ 134 और स्टडी टेक्स्ट का है 124। ठीक हो गया। यहाँ पे कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं और उनमें क्या फ़र्क है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, कन्वर्टेबल क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं। अब इसकी एक तीसरी टाइप भी कभी कभी यूज़ होती है और आती है, वो है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल, रिडीम करने का मतलब है कोई चीज़ वापस लेके पैसे दे देना। ठीक है। मैंने आपको कोई कूपन दिया हुआ था, मैंने कूपन रिडीम कर दिया, कूपन आपसे ले लिया और आपको पैसे देके आपको क्लियर कर दिया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या, प्रेफरेंस शेयर कंपनी वापस ले ले और पैसे देके उन्हें फारिग कर दे। ये बहुत कम होते हैं वैसे, लेकिन ये भी एक टाइप हो सकती है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, इनकन्वर्टेबल और क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते, जनरली नहीं होते, लेकिन आप दे सकते हैं। तो जिस तरह फिर है तो शेयर कैपिटल ही सो कॉल्ड और कंपनीज एक्ट भी इसे मानता है। तो जिस तरह आप ऑथोराइज कैपिटल डिफाइन करते हैं ऑर्डिनरी शेयर का, तो आपको एक ऑथोराइज कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स का भी फिर मेमोरेंडम में डालना होता है। उसकी कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि ऑथोराइज कैपिटल है वो ऑर्डिनरी कैपिटल इतना है और प्रेफर्ड शेयर कैपिटल हमारा इतना है। उसके भी वही तकरीबन प्रोसेस होता है कि उसकी लिमिट होती है। फिर अगर आपने उससे ज़्यादा इशू करना है तो आपको दोबारा परमिशन लेनी पड़ती है, एटसेट्रा। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये 124 पे जो आपके सामने डिटेल है, ये उसने उन्हें कंपेयर किया है, इसे आपने पढ़ लेना है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। डिविडेंड राइट्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है जनरली। हम कहते हैं 10% प्रेफरेंस डिविडेंड या 15% प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसमें ना कम ना ज़्यादा, जो डिफाइंड है उतना अपने प्रेफरेंस डिविडेंड इन्हें देना होता है। इनका राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले आता है। ठीक है, पहले इन्हें पेमेंट्स की जाती हैं, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पेमेंट होती है डिविडेंड की भी। और अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो पहले जो पे बैक किया जाता है, अगर पैसे अवेलेबल हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाता है, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को किया जाता है। तो हर चीज़ में ये ख्याल रखना है कि ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं। ये तो यहाँ लिखा वोटिंग राइट्स, ये मैंने आपको बता दिया। डिविडेंड राइट्स मैंने बता दिया। वाइंडिंग अप मैंने बता दिया। और बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ये हमने बता दिया कि इसमें डिफरेंट क्लासेस दोनों में ही हो सकती है। ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर में कहलाती है क्लास ए, क्लास बी, एटसेट्रा। जबकि प्रेफरेंस शेयर में वो कहलाती है 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, 20%, 15%। मतलब वो तकरीबन वही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क होता है। ठीक है। इसकी क्लासेस बेसिकली क्लास ए, क्लास बी नहीं होती। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनकन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, इनकी क्लासेस ऐसे होती है। अब है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अगर शेयर होल्डर्स राइट को वेरी करना है, चेंज करना है, तो इसका मतलब है कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट चेंज करनी है। आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज कर रहे हैं, उनके वोटिंग राइट चेंज कर रहे हैं। मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, आर्टिकल मेमोरेंडम नहीं। मेमोरेंडम में तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आता है, अमाउंट आती है, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं और फेस वैल्यू आती है, उसमें राइट्स तो नहीं आते। राइट्स सारे कहाँ पे होते हैं, वो तो आर्टिकल्स में होते हैं। और जब आर्टिकल को अमेंड करना होता है, वेरी करना होता है, तो फिर कौन सी रेजोल्यूशन होती है, स्पेशल ही होती है। वो तो मेमोरेंडम हो या आर्टिकल हो, दोनों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन है। वो थोड़ा सा तरीके में फर्क है। तो वेरिएशन में भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी। अगर आप शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी करते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन क्या आएगी, इफ अल्ट्रेशन अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स और ऑफ ए क्लास ऑफ मेंबर, it shall be carried out only if a majority of at least three-fourths of the members or of the class of members affected by such alteration vote for such alteration। ठीक है। तो मतलब ये है कि एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन ओवरऑल पास होनी चाहिए। एक जिस क्लास के राइट्स वेरीफाई हो रहे हैं या जौन से शेयर होल्डर्स के राइट वेरी हो रहे हैं, उन शेयर होल्डर्स की भी कम से कम 3/4 मेजोरिटी उसमें यस कहे कि जी आप चेंज कर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दो चेंजेस हैं, दो रेजोल्यूशन चाहिए, एक ओवरऑल स्पेशल रेजोल्यूशन, एक उस क्लास की या उन लोगों की जो अफेक्ट हो रहे हैं उनकी अपनी 3/4 मेजोरिटी भी चाहिए। ये याद रखना है।
आ गया राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन द कोर्ट। ये वही वाली बात है, हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था कि अगर आप किसी शेयर होल्डर को एतराज है किसी चीज पे, तो वो कोर्ट में जाना चाहता है, तो कितने कम से कम उसके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। हमने एक जगह थोड़ा सा पढ़ा था। कोर्ट में जाने के लिए 2/3 कहाँ से आ गया है, अभी तुम अपनी तरफ से लगाई जा रहे हो। भी फोर्थ स्पेशल रेजोल्यूशन है, वो तो हमने पढ़ लिया है। कोर्ट में जाने के लिए हमने पहले एक जगह पढ़ा था, और याद कर लें तकरीबन हर जगह यही है, एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। अगर आपने कोर्ट में जाके चैलेंज करना है कंपनी के किसी एक्टिविटी को, एक्ट को, तो आपके पास कम से कम कितने वोटिंग राइट्स होने चाहिए। 10%। एक बंदे के पास हो या ज्यादा लोग मिल जाएं, टोटल उनके पास जो वोटिंग राइट्स हो ना, टोटल वोटिंग राइट्स का 10% होने चाहिए। तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में जाके वो कह सकते हैं कि भाई इन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन नहीं किया, इन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल के मुताबिक नहीं किया, या ये बायस्ड हैं। तो अगर कोर्ट को चीज़ें लगती हैं तो उसे सेट असाइड कर सकती है। ठीक है। तो ये क्या लिखा है, एनी मेंबर और मेंबर्स ऑफ अफेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट क्लास हु आर एग्रीव्ड by the variation of their rights may within 30 days of the date of the resolution varying their rights apply to the court within 30 days। और 10% ऑफ टोटल नहीं, 10% ऑफ दैट क्लास, याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि क्लास को चेंज किया गया है। ठीक है। तो 10% ऑफ दैट क्लास, क्योंकि ओवरऑल चेंज किया जाए तो वो तो क्लास तो बहुत छोटी होगी। 10% पता नहीं किसी के पास है भी कि नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा तादाद होगी। 10% ऑफ दैट क्लास, वो अगर है, तो वो कोर्ट में जाके से चैलेंज कर सकता है। द एप्लीकेशन मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर और विद इन 30 days। Application may be made on behalf of shareholders entitled to make it by such one or more of their number as may be authorized in writing in this behalf। तो वो जो बंदा खुद अफेक्टेड है वो भी कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है, जिनके पास उसकी तरफ से अथॉरिटी मौजूद हो कि भाई इसने मुझे अथॉरिटी दी है कि हम चैलेंज करें। बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजन, कोर्ट उसे देखेगी, और अगर उसे लगता है, दो पॉइंट्स हैं याद रखना है। द कंपनी withheld certain facts while getting the resolution passed, had the members been in knowledge of that those facts, they would not have passed the resolution varying the rights of a particular class। तो कंपनी ने सर्टन फैक्ट्स को छुपाया है, अगर ये फैक्ट्स वो बता देती तो मेंबर का फैसला कुछ और होता। नंबर टू, द वेरिएशन इज अदरवाइज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, या ये ओवरऑल जो साबित करना पड़ेगा कि वो मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इतना आसान नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट साबित करेंगे, या तो ये कि फैक्ट छुपाए गए हैं रेजोल्यूशन पास करवाते हुए, या ये ओवरऑल ही इसकी नेचर ऐसी है कि मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो कोर्ट को अगर ये लगता है तो वो उसे सेट असाइड कर सकती है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, The company is required to file a copy of the order of the court to the registrar within 15 days। तो ये भी एक स्टैंडर्ड ही है, जगह जगह जहाँ कोर्ट बीच में आएगी तो कंपनी ने 15 दिन में रजिस्ट्रार को कॉपी भेजनी है कोर्ट के ऑर्डर की, जो भी ऑर्डर आया है। ठीक हो गया। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, सागा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैज टू क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, क्लास ए एंड क्लास बी। In order to attract foreign investors, the director intend to issue a new class of ordinary shares, that is class C, with no voting rights। Currently, SL's memorandum and articles of association do not contain such class of shares. Under the provisions of Companies Act, briefly describe the steps which the director should take prior to issuance of Class C shares। जी, क्या करेंगे। आगे आखिर में लिखा है, प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ शेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। शेयर इशू करने का अपना प्रोसीजर होता है, वो कह रहा है वो मुझे ज़रूरत नहीं है। उससे पहले की बात बताओ कि डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए। जी, आप नई क्लास इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, क्लास सी, तो आप क्या करने जा रहे हैं। नहीं, करने क्या जा रहे हैं। न्यू क्लास न्यू शेयर। तो फिर उससे क्या चीज़ चेंज हो जाएगी। आर्टिकल या मेमोरेंडम। मेमोरेंडम भी चेंज होगा और आर्टिकल भी चेंज होगा। सारे आर्टिकल में उनके राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज आएंगी क्लास सी की। मेमोरेंडम में एक नया ऑथोराइज्ड कैपिटल आएगा क्लास सी का। दोनों चेंज होंगे, तो क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो। उसके बाद क्या होगा, वोटिंग कराई जाएगी। वो तो रेजोल्यूशन पास होने का मतलब ही ये है ना कि वोटिंग कराई गई है। फिर रजिस्ट्रार के पास। उससे पहले जो ऊपर पढ़ा है कि जिन लोगों के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, अगर किसी के राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो उनकी भी 3/4 मेजोरिटी नहीं ली जाएगी। आप नई क्लास इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं ना, ओवरऑल बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है पुराने शेयर होल्डर के राइट थोड़ा जियोपराइज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कोई मसला हो जाए।
कोई चेंजेस आ जाए। अगर आ रही हैं तो आपको उस उन क्लास ऑफ मेंबर्स की भी 3/4 मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। सर अगर नाम मिले तो कैंसिल होगी ये हाँ, आर्टिकल। नहीं होगी ना, जाहिर है कि लेनी पड़ेगी, मतलब नहीं होती तो ये नहीं चलेगी, आगे नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो नीचे उसने देखें क्या लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मैं पढ़ लेते हैं। एसएल कैन इशू न्यू क्लास शेयर ओनली इफ इट इज permitted by the memorandum and articles. Since SL's article and memorandum lack any such classification, the directors are first required to alter the provisions of SL's article of association and memorandum of association by getting a special resolution passed by general meeting. It should, however, be noted that where such alteration affects the substantive rights or liabilities of members or of a class of member, it shall be carried out only if a majority of at least 3/4 of the members or of the class of member affected by such alteration, as the case may be, exercise the option through vote, either personally or through proxy. आइदर पर्सनली थ्रू प्रॉक्सी, ये वाली बात जगह जगह लिखी है तो उसने यहाँ वो भी फिट कर दी, हालांकि ऊपर हमने नहीं पढ़ी थी। तो ये इससे ताल्लुक नहीं है पर्सनली प्रॉक्सी का, वो वैसे ही एक तरीका है कि आप किस तरह अपनी राय दे सकते हैं, वो वहाँ लिखा हुआ है जहाँ पे राय की बात है, लेकिन ये आप याद कर लें। आपने भी ये फिक्रा बार बार लिखना है। एन अल्टर्ड कॉपी, फिर आप अल्टर्ड हो गया तो अब क्या होगा, उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भिजवाई जाएगी। विद इन हाउ मैनी डेज? 30 days, वो जो पहले भी पढ़ा था। An altered copy of the article of association shall be filed with the registrar within 30 days from the date of passing the resolution. The registrar shall register the same and then alteration shall take effect या shall be effective। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The directors of Pioneer Shipping Limited have decided to issue Class B ordinary shares which would have different rights and would be issued to a group of investors. The existing paid-up capital will be classified as Class A share. In the light of Companies Act, explain the following. Validity of director resolution regarding the issuance of Class B shares. क्या जवाब है आपका? हो क्या रहा है? पहले बात को समझे, हो क्या रहा है? एक नई क्लास इशू कर। नई क्लास इशू, और जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो क्या कहलाएगी? क्लास है। वो क्लास ए बन जाएगी और नई क्लास क्लास बी होगी। तो हो क्या रहा है, मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, आर्टिकल चेंज हो रहा है, तो वही सारा प्रोसेस लिख देंगे। लेकिन उसने प्रोसेस नहीं पूछा, उसने ए में पूछा वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन। डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है ना कि नई क्लास इंट्रोड्यूस करा दी जाए, तो क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है? सवाल उसने डिफरेंट अंदाज से किया। बीओडी ने अपनी रेजोल्यूशन पास कर दी और कहा जी हम क्लास बी इंट्रोड्यूस करा दी जाए, तो क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है? क्यों? सारे ऑनर्स के। आपको तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग की चाहिए, बीओडी नहीं कर सकता। तो अपने नो इट्स नॉट वैलिड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स विद एट लीस्ट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। वो जरूरी है, बीओडी की कोई हैसियत नहीं है अभी उसकी रेजोल्यूशन की। अच्छा, द नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स एंड privileges that may be attached to different classes of shares। अब वो है द नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच टू द डिफरेंट क्लासेस। क्या मतलब है कि नेचर और वेरिएशन की, वो राइट्स जो मुख्तलिफ क्लासेस के मुख्तलिफ राइट्स होंगे, उनकी नेचर जो उनकी वेरिएशन है मुख्तलिफ होगी आपस में, इसकी क्या नेचर हो सकती है। तो इसका जवाब क्या देंगे, समझेंगे वो कहना क्या चाह रहा है। चेंजेस आ रहे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं जो के बारे में नीचे उन्होंने अहमद फराज बताया हो वो रही छोड़ देना, पहले बी की बात करो। है। राइट्स एंड प्रिविलेजेस चेंज हो रहे हैं। पूछना क्या चाह रहा है, ऊपर लिखा है इन द लाइट ऑफ कंपनीज दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो वो कह रहा है वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स एक्शन, आपने कहा नॉट वैलिड और बता दिया रीजन। सेकंड क्या कह रहा है, नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। चेंज हो। होंगे पूछ रहा है, क्या चेंज होगा पूछेगा या उसकी नेचर क्या होगी, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है पहले, यही तो मैं कह रहा हूँ, समझो बात को, क्या पूछना चाह रहा है। चेंज होंगे या उसकी नेचर क्या होगी, ये नहीं कहा था राइट्स दैट वुड बी चेंज्ड, यहाँ तो नहीं लिखा नेचर ऑफ वेरिएशन, जो उनमें वेरिएशन होगी उसकी नेचर क्या होगी। वो पूछना ये चाह रहा है कि उन डिफरेंट में क्या क्या चीज वेरी कर सकती है और क्या क्या चीज वेरी नहीं कर सकती, वो ये पूछना चाह रहा है। आप कहें जनाब कि विद इन ए क्लास तो बिल्कुल सेम राइट्स होंगे सबके, वो तो ये नहीं हो सकता कि अली के डिफरेंट राइट्स हैं सलमान के डिफरेंट हैं, लेकिन अमंग क्लासेस मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ राइट्स दिए जा सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। दोबारा पढ़ें।
द नेचर ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन होगी उनके राइट्स में क्लास टू क्लास, उसकी नेचर क्या होगी। तो नेचर क्या होगी, मतलब नेचर यही होगी, ये नहीं पूछना होगा कि क्या क्या चेंजेस आएंगी। हर क्लास वो के पूछ अपने रहा है कि चेंज नेचर की, चेंज की नेचर क्या होगी। नेचर ये होगी कि विद इन क्लास तो एक ही राइट्स होंगे, लेकिन अमंग क्लासेस मुख्तलिफ राइट दिए जा सकते हैं। और राइट्स कौन कौन से होते हैं शेयर होल्डर के, मैंने आपको पहले बताया था। राइट टू वोट, right to attend the meeting and vote. Number two, right to receive dividend. Number three, right to participate in the surplus assets at the time of binding them. तीन ही बेसिक राइट्स होते हैं। तो वो सेम हो सकते हैं हर क्लास में, लेकिन अगर डिफरेंट भी रखना है तो विद इन अ क्लास सेम ही होंगे, वहां डिफरेंट नहीं दिए जा सकते, लेकिन क्लास टू क्लास को डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका जवाब आपने पढ़ लेना है, ठीक है। नीचे पढ़े, अहमद एंड फराज होल्डिंग 9% एंड 10% शेयर होल्डिंग रिस्पेक्टिवली do not agree with the issuance of Class B shares, as their opinion this would adversely affect their interest through a majority of the members, though a majority of members are in favor of the resolution. In the light of the provisions of Companies Act, advise the course of action which the Ahmed and Fraud should take. तो अहमद और फराज को क्या एक्शन लेना चाहिए फिर। कोर्ट में जा कोर्ट में क्या, इंग्लिश में बताएं ना, उर्दू में ना बताएं। अहमद एंड फराज शुड go to the court for गो advice. टू द कोर्ट, नहीं होता, To take the matter into the court. टेक द मैटर एंड शुड टेक द मैटर इन द कोर्ट, या टू फाइल, ठीक है। File हाँ, case. फाइल अ केस नहीं, पिटीशन कहते हैं, फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट। चलिए बहरहाल जो भी है, वो मे कॉन्टेक्ट द कोर्ट, मे कंसल्ट द कोर्ट, ठीक है। बिकॉज, और फिर आप लिखें कि कोर्ट में जाने के लिए क्या जरूरी है। 10%. A person holding not less than 10% of the voting rights of that class may consult the court if they disagree with the decision. तो ये आप बताएं कि वो ये कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, फिर आगे बता दें कि फिर उन्हें क्या कोर्स ऑफ एक्शन मिलेगा या क्या रेमेडी मिलेगी। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, फिर दो पॉइंट बताएं। पहला क्या था, इंफॉर्मेशन वाज withheld by the company while getting the resolution passed, इंफॉर्मेशन नहीं दी। नंबर टू, it is proved that otherwise the alteration is prejudicial to the interest of members. If the court is satisfied on either of these points, court may set aside the variation. ये आपने पूरा जवाब देना है, ठीक हो गया। शाबाश, इसे देख लेना है आपने एक बार। इसके बाद आगे चलें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 आपने खुद पढ़ना है और कल मैं डिस्कस करूंगा। वो ठीक हो गया। ये करके आना है और समझ के आना है, सोल्यूशन नहीं देखना, बस पढ़ के आना है। मुझे आगे समझाना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, सोल्यूशन हम यहीं पे देखेंगे। आगे है जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, इसे पढ़ें अभी जल्दी से। इन द 14th AGM of Sapphire Limited, a special resolution has been passed to increase the voting rights of shareholder of Class A by 50%, ठीक है। फायजा इब्राहिम, a shareholder from Class B, क्लास ए के वो राइट्स बढ़ रहे हैं, फायदा इब्राहिम क्लास बी की है, wants to get the said special resolution cancelled under the provision of Companies Act. Discuss how Faida Ibrahim can challenge the special resolution and ask for its cancellation. Also determine the grounds on which the decision may be made in her favor. तो वो करे, उसे करना क्या चाहिए। अगर उसके votes इफ, हाँ बताएं, इफ आप बताएं, इफ Faida Ibrahim carries at least 10% of votes of the class that is affected by the resolution, he may consult the court. She may consult the court and for within 15 days of the resolution. 15 days थी कि 30 days था, पढ़े 30 days था मेरा था, या ये भूल गलत नहीं करना, 30 days। और फिर आगे क्या लिखा है, ये बताओ कि ग्राउंड्स कौन सी होंगी जिसका डिसीजन उसकी फेवर में आ सकता है। तो कौन सी ग्राउंड्स होंगी, Information with her. वही दो, इंफॉर्मेशन मिल नहीं जाए, इंफॉर्मेशन रोकी थी कंपनी ने while getting the resolution passed। जब रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा रही थी कंपनी या डायरेक्टर, उन्होंने कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन रोक ली थी, होल्ड कर ली थी, मेंबर्स को नहीं बताई थी। तो अगर वो इंफॉर्मेशन बताते तो शायद मेंबर इसकी अप्रूवल ना देते, या Interest of members. इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के प्री जुडिशियल है, ये वर्ड याद करना, ठीक है। द रेजोल्यूशन या अमेंडमेंट या वेरिएशन इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ members। इन दोनों में से अगर इफ एनी वन पॉइंट कैन बी प्रूव, देन द डिसीजन माइट बी टेकन इन द फेवर ऑफ फायजा इब्राहिम, ठीक हो गया। आगे चलें।
अगला क्वेश्चन सिर्फ पढ़ें और समझेंगे कि आपको इसका जवाब जहन में आ रहा है कि नहीं. Cadmium Limited is an unlisted company in the manufacturing sector. It has issued two classes of share capital, Class A and B. On 21st August 2025, CL passed a special resolution to vary the rights of Class A shareholders. This resolution sought to limit the voting powers that had previously been granted to Class A shareholders. अब इस फिक्रे का क्या मतलब है? This restriction sought to limit the voting power that had previously been granted to the Class A. कम कर देने हैं वोटिंग राइट क्लास ए के. CL has filed all the required documents with the registrar within the specified time. सारी compliances उसने पूरी की हैं कंपनी ने. However, some Class A shareholders are dissatisfied with the special resolution and want to challenge it. तो क्या करना चाहिए? वही सवाल रिपीट हो रहा है बार बार. तो जवाब आपके जहन में होगा. कर लोगे? चलो, अगला क्वेश्चन आपने है ही नहीं, खत्म हो गया. अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लास क्लॉज इन मेमोरेंडम. पॉसिबल अल्ट्रेशन मैंने उस दिन कितनी बताई थी भाई, याद है? कौन सी थी भैया? वो नहीं, शेयर कैपिटल की बात हो रही है, हम पूरी मेमोरेंडम की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त. अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज कौन कौन सी चेंज हो सकती है? पता नहीं आप थे भी कि नहीं होते. चार चेंजेस हो सकती है. इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, डिक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और different classes. वो तो इंक्रीज ही हो गया ना. नई क्लास आ गई तो इंक्रीज हो गया, पुरानी क्लास खत्म हो गई तो डिक्रीज हो गया. और हम मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते मर्ज करने को क्या कहते हैं? मर्जिंग नहीं कहते, कंसोलिडेशन. हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल स्प्लिटिंग. और स्प्लिटिंग ऑफ शेयर कैपिटल. चार. मर्जिंग का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जरा ये समझाओ. कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कंपनी अपने शेयर्स को ज्यादा शेयर कम करना चाह रही है. फॉर एग्जांपल मर्ज करिए, दो शेयर हैं, फॉर एग्जांपल न्यू न्यू इन्वेस्टर को इन करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल 25 50 शेयर्स थे, आप उनको 25 कर देंगे, टू का ईच पे बना देंगे. हाँ, तो कंसोलिडेट कहती है. दो चीजें कंसोलिडेट करके एक बना ली. 2 लाख शेयर को 1 लाख कर लिया, तो फेस वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वैल्यू 10 रुपए का एक शेयर था. From this one. हाँ, क्यों टोटल वैल्यू चेंज नहीं करनी? फेस वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा. नहीं, टोटल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम. क्यों सेम रखनी है? क्यों, मतलब आप फेस वैल्यू क्यों बढ़ा रहे हैं? सर हमने जो शेयर कैपिटल है उसको सेम रखना है. कहाँ लिखा है? सर आप 20 को मल्टीप्लाई. बेटा बात यह है कि उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप शेयर कैपिटल को बढ़ा भी सकते हो. टोटल शेयर कैपिटल बढ़ा सकते, लेकिन उसे कंसोलिडेशन नहीं कहते ना, उसे इंक्रीज कहते हैं. पहले 1 लाख शेयर थे 10 रुपए के, अब 2 लाख शेयर हो गए 10 रुपए के. तो पहले 1 लाख था, 10 लाख था, अब 2 लाख इंटू 10 20 लाख हो गया, टोटल वैल्यू बढ़ गई. इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इंक्रीज ऑफ शेयर. पहले 2 लाख शेयर थे, अब आपने 1 लाख करने हैं, फेस वैल्यू वही रखनी है. तो पहले 20 लाख था शेयर कैपिटल, अब 10 लाख हो जाएगा, डिक्रीज, टोटल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. इसे क्या कहते हैं फिनोमिना को? डिक्रीज ऑफ शेयर. जब आपने टोटल वैल्यू को नहीं छेड़ना लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने हैं, तो फिर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ शेयर. आपने टोटल वैल्यू को नहीं छेड़ना और शेयर के नंबर ऑफ शेयर कम करने हैं, ये भी तो ऑप्शन मौजूद है ना. इसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अब कंसोलिडेशन कितने तरीकों से हो सकती है? 3 तरीकों से. ऐसे, सर आप नंबर ऑफ शेयर्स चेंज कर दें. अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ शेयर वही रखूं, फेस वैल्यू चेंज कर दूं, फिर क्या होगा? ये 5वीं किस्म नहीं हो जाएगी चेंज की कि नहीं? टोटल शेयर वही रखूं, फेस वैल्यू पर शेयर चेंज कर, तो क्या होगा? शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा. इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा. वो तो फिर पहली 2 क्लासेस में आ जाएगा. तो इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? कि या तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दो या फेस वैल्यू बढ़ा दो, तो टोटल इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन अगर टोटल इंक्रीज नहीं करना तो फिर 2 तरीके हैं. वो शेयर नंबर ऑफ शेयर के थ्रू जाएगा, या नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दो या कम कर दो, और साथ ही उसी रेशो में फेस वैल्यू बढ़ा दो कम कर दो, तो आपका टोटल वैल्यू नहीं रहेगी, वही रहेगी. तो इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल और
स्प्लिटिंग, ये चार ही तरीके हैं। ये चारों में से कुछ भी करना है तो फिर मेमोरेंडम क्लॉज चेंज हो जाएगी कि नहीं, लिहाजा आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी, इन चारों केसेस में लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया, इसे पढ़ लेना। ठीक हो गया, अभी आज के लिए मैं खाली इतना मैं छोड़ रहा हूँ। आपने इसे कल पढ़ के आना है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब इसकी लीगल वर्डिंग एक बार पढ़ लेनी है, और कल मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपने एग्जाम में प्रोड्यूस करने हैं। बाकी रह गई हैं एग्जाम्पल्स, और फाइलिंग विद रजिस्ट्रार वही 15 दिन में करनी होती है। अब ये स्टैंडर्ड याद करना शुरू कर दें। कहीं भी कोर्ट में जाना है तो क्या टाइम है, 30 डेज। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार जनरली कितनी है, 15 डेज। कहीं कहीं चेंज होगी, वो फिर डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, लेकिन जनरली ये बड़ी स्टैंडर्ड चीजें हैं। इन्हें थोड़ा सा ध्यान में बिठा लो, नहीं भी याद तो एक तुक्का लग सकता है, लेकिन तुक्का उसी वक्त लगाना है जब काफी हद तक यकीन हो। अगर तुक्का अब लगता है कि मैं गलत क्या जाऊंगा तो गोल गोल कर दो, फिर ये ना लिखो विद इन 15 डेज, देखो विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, गोल कर दो बात को। फिर 15 डेज करोगे तो गलत कर देगा वो, सर्टन नंबर ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाई किया हुआ जी लॉ में, अब वो क्या करेगा, एक नंबर काट लेगा। लेकिन अगर आपने 15 डेज कह दिया, वो दो नंबर भी काटेगा कि यार ये तो इसने लिखा ही गलत है, बिल्कुल ही गलत लिखा है। तो आपने वहां बात गोल कर देनी है, गलत बात नहीं करनी। एग्जामिनर को ये इंप्रेशन नहीं देना कि मैं तुम्हें ब्लफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने जनरल बात कर देनी है, ये याद रखना कि कोशिश करो कि टाइमलाइंस आपको याद हो, टाइमलाइंस ही तो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कल पढ़ लेनी है। कल हमारा ये वैसे ही ख़त्म भी हो गया, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ही रह गया है। तो कल हम इसे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ गया। वो एक बड़ी चीज़ है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे पहले शुरू में काफ़ी हद तक याद है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और वो सारी चीज़ें अब ये अब आई हैं। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, आइडिया दिया था मैंने, स्टेटमेंट एंड लियो प्रॉस्पेक्टस, वो सारी चीज़ें अब आ रही हैं, अब सिर्फ एक बार आपने रीडिंग करनी है। ये सब कुछ आपने पढ़ लिया पहले से, ठीक है, तो इसे हम एक बार पढ़ेंगे। और इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आ रही है, ये भी मैंने आइडिया दिया था, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ के बस एक बार कंक्लूड करनी है। लेकिन करनी ज़रूर है, एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो होपफुली कल हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, इससे आगे आज के लिए काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।